देख लास्ट टाइम हमने ना 1935 के आसपास तक का पूरा कर लिया था। तो सॉरी 1925 के आसपास का। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। जेएंड के कॉम्पिटिटिव चैनल में अभी आप पढ़ रहे हो तो शुरू करते हैं। ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया इंडेक्स। तो हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी गांधी जी ने, तो चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था। चोरी चोरा हत्याकांड जब हुआ तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, इस टाइम हम ना अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, हम सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नॉन वायलेंस पे क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। फोकस करते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं कि ज़्यादा फोकस करते हैं किस में, नॉन वायलेंस में। तो तभी गांधी जी ने क्या कि जैसे ही चोरी चोरी हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। और जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट उन्होंने ख़त्म किया तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी क्या होगी, उसी टाइम डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था कि जब ये स्टार्ट हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो सबने कहा था, गांधी से पूछा था कि हमारा देश कब तक आज़ाद होगा। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम इसी तरह करते हैं तो विद इन 1 ईयर हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अब दो एक डेढ़ साल 2 साल चलने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने वो वापस ले ली, आज़ादी की जगह उन्होंने वापस कर ली। तो जैसे उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये सबसे बेस्ट टाइम है गांधी जी को अरेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी पॉपुलैरिटी कम है और इतनी ज़्यादा दंगे वगैरह नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया। अब उन्होंने गांधी जी को जेल में डाला तो जो पीछे पार्टी बची हुई थी उस पार्टी में अब डिफरेंट दो ग्रुप में लोग बढ़ चुके थे। अब वो ग्रुप कौन थे? एक ग्रुप बोल रहे थे कि हम क्या करते हैं, काउंसिल एंट्री करते हैं। काउंसिल एंट्री क्या हो गया? काउंसिल एंट्री हो गया कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हैं और हम क्या करते हैं कि विद इन गवर्नमेंट के अंदर से हम क्या करते हैं, रिफॉर्म करना शुरू करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे थे, दूसरा ग्रुप था, वो कौन सा ग्रुप था, जो गांधी जी के आइडियल्स को काफी ठीक मानता था। उनको लगता है जो गांधी जी का तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे क्या, कि मासिस को क्या करना, प्रिपेयर करना। जब नेक्स्ट टाइम में गांधी जी जब बाहर आएंगे, जब या फिर वापस शुरू होगी हमारी आज़ादी की लड़ाई, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक स्ट्रांग बेस चाहिए। बेस क्या हो गया? बेस इस तरीके से हो गया कि हमें क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, डज नॉट मैटर वो पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे, पीजेंट हो, धोबी हो, कोई भी हो। हमें क्या चाहिए, सबके सबका साथ चाहिए। और उनका साथ हमें कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, मासिस को जाके हम क्या करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। हम बताएंगे हमारे देश के ऊपर राज करने को अंग्रेज कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी यहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है। हम उनको पढ़ाएंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम इंडियनाइजेशन ज़्यादा करेंगे, हम ज़्यादा खादी यूज़ करेंगे, ऐसे मटेरियल यूज़ करेंगे जो इंडिया में ज़्यादा बनते हैं और जो बाहर से भर के आ रहे हैं उसको बाइकआउट करेंगे। तो उन दो ग्रुप के नाम क्या थे, एक थे स्वराजिस्ट और एक थे नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट कौन हो गए? स्वराजिस्ट वो हो गए जो बोल रहे थे कि हमने क्या करना है, काउंसिल एंट्री करनी है। बट ऑन दी अदर हैंड नो चेंजर्स कौन थे, जो बोल रहे थे कि नहीं, हमें गांधी जी के रास्ते में चलना चाहिए, हमें करना चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंडियन एजुकेट होगा तभी जाके क्या होगा, उसे पता चलेगा कि मेरे देश में इतनी प्रॉब्लम्स है। जब तक उसको पता ही नहीं है प्रॉब्लम है तब तक वो कुछ काम नहीं कर सकता। After the withdrawal of non-cooperation movement and the arrest of Gandhiji in March 1922, and his conviction and the, and his conviction and imprisonment for 6 years, उनको कितने तरह की सजा होगी, 6 साल के लिए। There was disintegration, disorganization and demoralization of national ranks. अब क्या हो गया, नेशनलिस्ट के रैंक में क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया। उनको लग रहा था कि एक टाइम पे हमें लग रहा था देश आज़ाद होने वाला है और दूसरी जगह हमारे प्रोमिनेंट लीडर को जेल में डाल दिया गया, हमारी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये काफ़ी डिमोरलाइजिंग फैक्टर था। दे अरोज अ डेंजर ऑफ मूवमेंट लैप्सिंग इनटू द पैसिविटी, क्योंकि सबको लग रहा था क्या कि अब जो लोगों का इतना उत्साह है ना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल टोटली गिर जाएगा। मैनी बिगन टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द टोटल गांधीयन स्ट्रैटेजी, और काफ़ियों को लगने लगा कि गांधी जी की स्ट्रैटेजी जो अहिंसा किया, टोटली नॉन वायलेंस किया, क्या वो सही भी है? हमें तो लगता नहीं है, क्योंकि उससे हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अदर स्टार्टेड लुकिंग फॉर वेज आउट टू इम्पास, और आधे क्या करने लगे, कुछ ऐसा तरीका देखने पड़े जिस तरीके से क्या क्या किया जा सके, इस टाइम को निकाला जा सके, कैसे हम क्या कर सके, कोई इंप्रूवमेंट कर सके, वो देखे करने लगे। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर वॉज गिवन बाय सी आर दास, सॉरी अ न्यू लीड वॉज गिवन बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। जो ये दो थे ना लीडर्स, एक सी आर दास हो गए और एक मोतीलाल नेहरू हो गए, इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, हम स्वराजिस्ट बन जाते हैं। स्वराजिस्ट क्या हो गया, मैंने अभी कहा, जो क्या बोलते हैं, हम काउंसिल एंट्री करेंगे और हम क्या करेंगे कि ब्रिटिशर्स एम्पायर के जो उन्होंने हमें क्या किया, काउंसिल्स में हमें सीट्स वगैरह दी, हम वहाँ पे जाएंगे। जब भी ब्रिटिशर्स कोई क्या करेंगे,
लॉ एक्ट जब पास करने की कोशिश करेंगे जो इंडियंस के खिलाफ होगा, हम क्या करेंगे, अंदर से जाके उस एक्ट को रोकेंगे। हम ऐसे स्टेप्स लेंगे जो इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दिस लीडर प्रपोज्ड दैट द इंस्टेड ऑफ बाइकॉटिंग द लेजिस्लेचर, नॉन कॉपरेशन शुड बी कैरिड आउट इन देम। कहाँ पे कैरी करना चाहिए उनको, इनटू देम कहाँ पे करना चाहिए कि लेजिस्लेचर में बैठ के आप क्या करो, कि उनके खिलाफ क्या करो, वहाँ पे ब्रिटिश को बोलोगे आप ये स्टेप नहीं ले सकते हो। दे पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ काउंसिल एंट्री टू ट्रैक द रिफॉर्म विद इन। और क्या करेंगे, रिफॉर्म कहाँ से करें, अंदर बैठ के ही। क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हो, ब्रिटिशर्स से दूर रह रहे हो, आपसे मासिस के साथ इंडल्ज हो रहे हो, तो ब्रिटिशर्स अंदर अपनी मनमानी करते रहेंगे। अगर आप जाके काउंसिल में जाके बैठोगे तो कम से कम अपना आइडिया सामने रख सकते हो, उनको ब्लॉकेज कर सकते हो। और इससे क्या हुआ, फॉर्म हुई क्या, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कैसे बनी, स्वराज पार्टी इसलिए बनी, इन्होंने कहा कि अगर आप हमें नहीं करने दे रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देंगे। वो बाकी की बात आती है, अभी हम पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा। द प्रपोजल ऑफ काउंसिल एंट्री अट्रैक्ट सेवरल कांग्रेसमैन बट इट वाज अ शॉर्टली अपोज्ड बाय ऑर्थोडॉक्स गांधीयंस। क्योंकि गांधीयंस क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हम क्या करें, मासेस को एजुकेट करें। और जो गांधी जी के नक्शे कदम में चलते थे वो कौन कौन थे, राजगोपालाचार्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इस टाइप के। और इसका खतरा आना शुरू हो गया कि कांग्रेस में स्प्लिट आने वाला है। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जो कांग्रेस में स्प्लिट कब आया था, 1907 में सूरत सेशन में स्प्लिट आया था। सूरत सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था, कुछ याद है? एस बिहारी घोष। ठीक है। तो खतरा था कि कांग्रेस में एक फिर से स्प्लिट आ सकता है, क्योंकि 1907 में जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच हुआ था। अब हो रहे कि अब रीज़न ये हो सकता है कि कुछ एंट्री करना चाहते हैं, कुछ एंट्री नहीं करना चाहते हैं। ये एक फैक्टर बन सकता है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी क्या हो सकती है, कांग्रेस टूट सकती है। द नो चेंजर्स और ऑर्थोडॉक्स गांधीयन डिक्राइज द प्रोग्राम ऑफ काउंसिल एंट्री एंड डिजायर द कांग्रेस टू फॉलो गांधीयंस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। आप ये बात याद रखना, जब वो पूछ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि नो चेंजर्स कौन थे, आपको बोल सकते हैं नो चेंजर्स कौन थे, आपसे पूछ सकते हैं स्वराजिस्ट कौन थे, क्योंकि जो स्वराजिस्ट थे वो क्या थे, प्रो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स। और नो चेंजर्स कौन हो गए, जो काउंसिल के अंदर एंट्री नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या किया जाए, कंटिन्यू रखा जाए। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कि प्रो चेंजर्स कौन थे, नो चेंजर्स कौन थे, आगे आपको स्टेटमेंट दे दी जाए कि बताओ कि जो क्या करते हैं, गांधी जी का आइडियल्स को मानते थे और चाहते थे कि उसी तरीके से हम क्या करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क जारी रखें। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। नो चेंजर कौन थे, ऑर्थोडॉक्स गांधीयन थे, वो चाहते थे कि गांधी के प्रोग्राम को आगे रखा जाए। द प्रो चेंजर्स जो स्वराजिस्ट थे वो क्या चाहते थे, वांटेड टू कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम टू कपल विद द पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ काउंसिल एंट्री। प्रो चेंजर्स चाहते थे कि हम क्या करें, कि आप कंस्ट्रक्टिव वर्क तो करो बट साथ ही साथ हम क्या करें, काउंसिल एंट्री भी करें। द मैटर केम इनटू द हेड इन दिसंबर 1990 दिसंबर 1922 एट द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस। गया सेशन में इसकी बात भी चली। सी आर दास एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड मोतीलाल एज इट्स सेक्रेटरी पुट फॉरवर्ड दिस प्रोग्राम एंड of either mending or ending the council। जो सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने बोला कि आइडिया सामने रखा, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, काउंसिल एंट्री करते हैं। और उसके ऊपर क्या हुई, वोटिंग हुई। और जब वोटिंग हुई तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू क्या हो गया, और उनका मोशन डिफीट हो गया। तो क्या हो गया, वहां पर उनको कैंसिल कर दिया गया। तब उन्होंने बोला कि नहीं, काउंसिल में एंट्री नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि आप क्या कर चुके हो, वोट हार चुके हो। ऑन बीइंग आउटवोटेड सी आर दास अनाउंस दैट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। उन्होंने बोला कि मैं इस कांग्रेस में रह नहीं रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, एक खिलाफत स्वराज पार्टी करूँगा, स्टार्ट करने में। ठीक है। बेटर नो, और जो बाद में जिसको क्या नाम दिया गया, स्वराज पार्टी माना जाता है। बोल सकते हैं आपसे कि स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, किसने बनाया था, सी आर दास ने। किसके साथ मिलकर बनाई थी, मोतीलाल नेहरू के साथ। और इनका ये चाहते क्या थे, ये काउंसिल एंट्री चाहते थे, ये ब्रिटिशर्स के अंदर जाके क्या करना चाहते थे, वहां से विद इन रिफॉर्म लाना चाहते थे। सी आर दास खुद बने प्रेसिडेंट और उन्होंने मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया, सेक्रेटरी बनाया। द adherent of the council entry program came to be popularly known as प्रो चेंजर्स और स्वराजिस्ट। बस आपको इतना याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कि प्रो चेंजर्स स्वराजिस्ट कौन थे, जो काउंसिल एंट्री करना चाहते थे, और जो नो चेंजर्स थे वो नहीं करना चाहते। जो आर्गूमेंट्स दिए थे स्वराजिस्ट ने, प्रो चेंजर्स ने क्या बोला कि स्वराजिस्ट क्लेम दैट द एंट्री काउंसिल एंट्री वुड नॉट निगेट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बोलते हैं अब ऐसा नहीं है कि हम काउंसिल में एंट्री ले रहे हैं तो हम गवर्नमेंट का साथ देना शुरू हो जाएंगे, हम अभी भी नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट के साथ हैं। द आइडिया टू रैक द रिफॉर्म विद इन, वो हम क्या चाहते हैं कि हम विद इन जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम क्या करें, उसके अंदर जाके रिफॉर्म लाए। द स्वराजी सेड दैट द वर्क इन द काउंसिल वाज नेसेसरी टू फिल द टेम्पररी पॉलिटिकल वैक। क्योंकि गांधी जी अब जेल में जा चुके,
काफ़ी ज़्यादा ठंडा पीरियड आ चुका है, अब कोई बात होती नहीं है हमारी आज़ादी की इतनी ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, जो ठंडा पॉलिटिकल पीरियड आ चुका है, जो टेम्परेरी पॉलिटिकल वाइड है, इसको फिल करने के लिए कोई कुछ ना कुछ तो काम हमें करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, काउंसिल में एंट्री करेंगे। दिस वुड कीप अप द मोरल ऑफ द पोलिटिसाइज्ड इंडियंस एंड एंथुसियास्ट द पब्लिक। और इसी के साथ क्या होगा, जब उनको लोगों को बाहर खबर सुनने को मिलेगी कि ब्रिटिशर्स क्या करने वाले थे, इस टाइप का लॉ बनाने वाले थे, पर अंडर बैठे जो हमारे काउंसिल बैठे हमारे इंडियंस थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस मूव को रोक दिया। तो ये सुन के बाहर इंडियंस का मोरल बढ़ेगा, उनको लगेगा नहीं हमारे लिए कोई बैठा हुआ है। बाय ज्वाइनिंग द काउंसिल, कांग्रेस वुड प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम स्टफिंग द काउंसिल विद अनडिजायरेबल एलिमेंट्स एंड गेटिंग लेजिटिमेसी फॉर देयर। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, कोई गलत डिसीजन वो नहीं ले सकते, क्योंकि उनके सामने इंडियंस ही बैठे। अगर ब्रिटिशर्स कोई गलत डिसीजन लेंगे तो ये क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। द सवराजिस्ट क्लेम दैट दे वुड ट्रांसफॉर्म द लेजिस्लेचर इनटू अरीना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। और हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे पॉलिटिकल स्ट्रगल कैसे होता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा के हम स्ट्रगल कर सकते हैं, उस तरीके से स्ट्रगल नहीं किया जा सकता। लेजिस्लेचर के अंदर बैठ के नए लॉ लाने से भी उसको भी स्ट्रगल नहीं कहते। नो चेंजेस के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, द नो चेंजर्स अपोज द काउंसिल एंट्री। तो ऑब्वियसली बात है, नो चेंजर कहा कि हम काउंसिल एंट्री करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क। हम क्या करना चाहते हैं, लोगों को क्या करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना, आगे क्या करना पड़ेगा अमंग द मासेस, लोगों के साथ। इट वुड लीड टू द लॉस ऑफ रेवोल्यूशनरी जील एंड पॉलिटिकल करप्शन। क्यों, क्योंकि प्रो चेंजेस बहुत थे कि अगर आप काउंसिल एंट्री करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ पे जाके आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको देश के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। उनको इस बात का क्या था, उनको लगता है कि अंदर जाके आप रेवोल्यूशनरी, आपकी जो वो उत्साह है ना, वो खत्म हो जाएगा। द लेजिस्लेचर हु वुड गो टू द काउंसिल विद द एम टू wreck them would gradually giving up their the political obstruction। क्योंकि जो पॉलिटिक्स थी ना, क्योंकि जो आप अंदर बैठते हो, आप लॉ बनाते हो, तो ऑब्वियसली बात है, हम आजकल भी पार्लियामेंट में क्या देखते हैं, पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो हमारी पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है। एक कुछ बोल रहा था, उसको दूसरा चुप करा देता है, दूसरा बोल रहा था, शोर करते रहते हैं, बोलते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन से चलती रहेंगी, इससे कोई हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिलने नहीं वाला है। This would get stuck in the imperial constitutional framework and start cooperating with the government on the petty reforms and piecemeal legislation। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि आप अंदर जाके ना कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म लेके आओगे, जिससे इंडियंस को खास फर्क पड़ नहीं रहा है, पड़ भी रहा है तो ऑन स्मॉल स्केल पड़ रहा है। आप खाम का खुश हो जाओगे कि हमने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया, पर इन रियलिटी आपने इंडिया के लिए कुछ किया नहीं होगा। पर जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, जो हम लोगों के साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, जैसे हम उनको प्रिपेयर करें, हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, हम उनके साथ हेल्प करें, हम इंडिजिनस इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश करें, वो क्या करेगा, वुड प्रिपेयर देम फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाएंगे, उस टाइम जो हमारे पास मासेस होगी वो एजुकेटेड होगी। क्यों, आजकल भी हम देखते हैं कि कोई किसी चीज़ के कोई नया लॉ आता है तो काफ़ी सारे लोग क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये लॉ नहीं आना चाहिए। और जब कभी कभी न्यूज़ चैनल वालों के सामने जाते हैं, बोलते हैं कि ये लॉ क्या है, इस्लाम में क्या प्रोविजंस हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। तो इन्होंने बोला कि नहीं, जब लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा तो लोग अपने खुद नहीं आना चाहेंगे, उनको घसीट के घर से बाहर लाना पड़ेगा। और अगर हम उनको पहले ही बता के रखें, उनको एजुकेट करके रखें, तो नेक्स्ट टाइम जब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, मासेस क्या होंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड, अब देखो दोनों अपोजिट थे तो कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहा था। द प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस वर सून एंगेज्ड इन अ फीरियस कंट्रोवर्सी टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द डिजास्टर जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, उसको बचाने के लिए अब क्या करना पड़ा उनको, उनको बोलना कि एक काम करो, अब थोड़ी देर रुको, टूवर्ड मूव टू द म्यूचुअल अकोमोडेशन, और कोई एक ऐसी जगह में करो, एक आप क्या करो, कंप्रोमाइज करो। द नीड ऑफ यूनिटी वाज फेल्ट वेरी स्ट्रांगली बाय ऑल द कांग्रेसमैन। सभी कांग्रेसमैन को पता था, देखो हम चाहते तो देश की आज़ादी है, किसी एक का जरिया अलग है देश आज़ाद करने का, दूसरे का अलग है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि दूसरा अलग है, गलत है। बोथ साइड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मास मूवमेंट आउटसाइड द लेजिस्लेचर टू कंपेल द गवर्नमेंट टू मीट द नेशनलिस्ट डिमांड्स। बोथ ग्रुप्स ऑफ लीडर फुली एक्सेप्टेड द एसेंशियल ऑफ गांधी जी's लीडरशिप। और दोनों लीडर ने बोला, ग्रुप्स ने बोला कि हाँ हमें गांधी जी तो हमारे हेड ही चाहिए। क्यों, क्योंकि उनके बिना हमारी मास मूवमेंट चलती नहीं है। कीपिंग दिस फैक्टर इन माइंड, अ compromise was reached in a special session of the Congress held in Delhi in September 1923। The Swarajist were allowed to contest in upcoming election within the Congress। उनको बोला कि हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हो तो स्वराजिस्ट पार्टी आपको हम विद इन कांग्रेस बना रहे हैं, आप अलग से पार्टी नहीं हो, जो विद इन कांग्रेस एक छोटा सा ग्रुप हो, तो आप जाके इलेक्शन लड़ सकते हो। गांधी जी ने स्वराजिस्ट को क्या बोला, गांधी जी भी क्या करते थे स्टार्टिंग में, उन्होंने क्या बोला कि मैं चाहता नहीं हूँ कि सूरज स्प्लिट जैसा रीजन आ जाए, बट फिर भी गांधी जी स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि आप मत करो, आप मत जाओ काउंसिल की तरफ, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, कंस्ट्रक्टिव काम करो। बट अगर आप क्या कर रहे हो,
काउंसिल एंट्री कर रहे हो, जब मतलब गांधी जी काफ़ी ज़्यादा तंग हो गए, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर आप काउंसिल एंट्री कर रहे हो तो इस तरीके से करना कि अब आपको दिमाग में रखना कि आप देश के लिए वहाँ पे गए हो, आप अपने मज़े के लिए नहीं गए हो, सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए नहीं गए हो। इसलिए ना वहाँ पे कोई जाके ऐसा काम मत करना जो हमारे लिए, जो हमारे यहाँ पे लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। जैसे गांधी जी ने ये सब कुछ कहा इसमें। The courage and the uncompromising manner in which the suffragists had functioned in the council convinced Gandhiji that they were not becoming another limb of the। अब जब वो गए काम पे, जो नए स्वराजिस्ट थे, सी आर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, जब वो वहाँ पे गए उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लॉ पास हो रहे थे जो हमारे लोगों के खिलाफ थे, इंडियंस के खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या किया, जब वो इनके खिलाफ आ रहे थे तो गांधी जी ने क्या किया, देखा कि कांग्रेस वाले जो हमारे काउंसिल एंट्री में वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि उनको रोका जा सके। गांधी जी ने बोला कि ठीक है, कम से कम मुझे इतना भरोसा हो चुका है कि आप वहाँ पे अपने कंफर्ट के लिए नहीं गए हो, अब आप ना कॉलोनियल लिम्ब नहीं बन जाओगे, उनका हाथ पैर नहीं बन जाओगे, आप क्या कर रहे हो, हमारी शादी के लिए लड़ रहे हो। गांधी जी वॉज एंगर्ड बाय द गवर्नमेंट करेक्टर ऑन रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट एंड स्वराजिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ द 1924। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब ये क्या करते थे, कोई हड़ताल वगैरह करते थे या कुछ भी करते थे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। गांधी जी ने बोला, इस चीज़ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा थे गांधी जी। On November 6, 1924, Gandhiji brought a strife between the Swarajist and law changer to end by signing a joint statement with the C.R. Das and Motilal Nehru that the Swarajist party would carry on the work of legislation on the behalf of Congress as an integral part of the Congress। ऐसा नहीं है कि स्वराजिस्ट पार्टी क्या अलग है, वो कांग्रेस के बिहाफ में काम कर रही है। This decision was endorsed in December at बेलगाम सेशन। इस बेलगाम सेशन 1924 में कौन थे, गांधी जी इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने थे। ठीक है, ये याद रख सकते हो, क्योंकि गांधी जी आज तक सिर्फ एक ही कांग्रेस सेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने थे। जो प्रिसाइड उन्होंने किया हुआ है वो किसका है, बेलगाम सेशन का, 1924 में हुआ था। ये आल्सो किया था स्वराजिस्ट से मेजोरिटी ऑफ द सीट इन वर्किंग कमेटी। और उन्होंने साथ साथ को भी किया कि हर साल क्या होता था। 1920 में पहली बार गई थी वर्किंग कमेटी, गई थी नागपुर सेशन में, ये भी आपको याद रखना, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था 1920 में नागपुर सेशन हुआ था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम वर्किंग कमेटी आई थी। वर्किंग, उससे पहले क्या होता था कि कांग्रेस सिर्फ साल में एक बार मिलती थी और कोई एक टॉपिक ले लेती थी, जो कोई एक सब्जेक्ट ले लेती थी, बोलती थी कि हमने पूरे साल इसी में काम करना है। बट 1920 के बाद उनको लगा कि देखो ये तरीका ही गलत है, हम क्या करते हैं, सिर्फ साल में एक बार मिलते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमें कम से कम एक वर्किंग कमेटी रखनी चाहिए जो क्या करे, पूरे के पूरे साल वहाँ पे बैठी रहे, हमें गाइडलाइंस देती रहे, हमें बताती रहे अब हमें क्या करना है। क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है, विद इन 1 मंथ सिचुएशन चेंज हो जाती है। आप पूरे साल का कैसे बोल सकती हो कि हमें इसी हिसाब से करना है। ये वर्किंग कमेटी क्या करती थी, सारे डिसीजन वगैरह जो चेंज हिसाब से, अब किस हिसाब से क्या करना है वो बताती थी इनको। तो जब 19 गांधी जी प्रिसाइडिंग कर रहे थे बेलगाम सेशन को, तो गांधी जी ने उनकी वर्किंग कमेटी में क्या होता है, अब गांधी जी ने पूरा रखना था क्या, क्योंकि जो प्रिसाइड ऑफिसर होता है, जो प्रिसाइड कर रहा होता है, उसी के पास ये पावर होती है कि कितने कौन कौन आदमी आके वर्किंग कमेटी में बैठेगा। तभी तो इतना पंगा चलता था कि जब आगे आप पढ़ोगे कि बोस बोस का एक आगे हम पढ़ेंगे, इसका त्रिपुरी क्राइसिस वगैरह आगे थे, वो क्यों आए थे उसके बारे में आपको पता चलेगा। क्यों, क्योंकि प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, वर्किंग कमेटी के जितने मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करता है। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मैंने आपको मान लिया कि आप काउंसिल एंटर में जाके करो, और साथ ही साथ गांधी ने उस साल क्या कर दिया, गांधी जी ने बोला कि मैं वर्किंग कमेटी में आपको मेजोरिटी भी देता हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से सब चलाओ। और स्वराजिस्ट ने मैनिफेस्टो रखा इलेक्शन का क्या, इलेक्शन वाज इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हेल्ड इन नवंबर 1923। द स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो रिलीज्ड ऑन 14 अक्टूबर took up a strong anti-imperialist position. The point put forward by them in their manifesto were as follows। उन्होंने मैनिफेस्टो रखा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि द गाइडिंग मोटिव ऑफ द ब्रिटिश इज द इन गवर्निंग इंडिया इज टू सिक्योर द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन। जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट पूरा करना चाहते हैं। द सो कॉल्ड रिफॉर्म वर मेयर ब्लाइंड टू फर्दर द साइड इंटरेस्ट ऑन द ब्रिटेन्स टू ग्रांट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द इंडिया। बोलते हैं जो वो रिफॉर्म लाते हैं वो सिर्फ हमें अंधे करने के लिए लाते हैं, उनके कोई पावर होती नहीं है, हमें कुछ वो दे ही नहीं रहे, सिर्फ हमें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि हाँ थोड़ी देर बच्चा क्या करेगा, खुश रहेगा। इस तरीके से इनका रिफॉर्म में कोई दम नहीं है। द रियल ऑब्जेक्टिव वाज टू कंटिन्यू एक्सप्लॉइटेशन द अनलिमिटेड रिसोर्स ऑफ द कंट्री बाय कीपिंग इंडियंस परमानेंटली इन द सबवर्ड पोजीशन टू द ब्रिटेन। और वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक किया जा सके, इंडिया के जो रिसोर्स हैं उनको कंज्यूम किया जा सके, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। इट प्रॉमिस दैट द सोलजिस्ट वुड ट्रैक द शेम रिफॉर्म फ्रॉम विद इन द काउंसिल। और ये मैनिफेस्टो ने डिमांड रखी थी, इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस कैसी रही स्वराजिस्ट की इलेक्शन में, आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्शन जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था स्वराजिस्ट को, उनका कैसा रहा था। इवन तो द स्वराजिस्ट ओनली गॉट फ्यू वीक्स टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शन एंड द फ्रेंचाइज वाज एक्सट्रीमली लो। मैंने अभी लास्ट टाइम आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन कब आए थे,
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। ये कहाँ हुआ था? 1919 में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन तब आए थे। और जो अडल्ट फ्रेंचाइज है वो इतना ज़्यादा लुक नहीं मिला था। अडल्ट फ्रेंचाइज को हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते हो आप, एज करते हो। कोई भी अगर एक डेफिनेटिव एज उस टाइम कहता है 21 की एज से जो ज़्यादा बड़ा है वो वोट दे सकता है, बट हार्डली 6 to 7% ऑफ द पॉपुलेशन उस टाइम वोट कर सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। देखो क्या लिखा है, इवन दो द इलेक्शन फ्रेंचाइज वॉज एक्सट्रीमली नैरो। कितने देखो 6.2 मिलियन और लेस। 6.2 मिलियन कितना होगी? 62 लाख लोगों ने क्या किया, वोटिंग की थी। 3% ऑफ द परसेंट हैड द राइट टू वोट, दे मैनेज टू डू क्वाइट वेल। जिनको वोटिंग के राइट्स मिले थे उन सबने क्या किया, जोर शोर से वोटिंग की। दे वॉन 42 आउट ऑफ 101 इलेक्टेड सीट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 101 सीट थी, 42 की उनको मिल गई, स्वराजिस्ट को मिल गई। दे गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस में उनको मेजोरिटी भी मिली है। दे वर द लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल में एंड दे फेयर्ड क्वाइट वेल इन द बॉम्बे यूपी। मद्रास और पंजाब में क्या हुआ कि उनको इतनी ज़्यादा वोटिंग से मिले, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम था। आपको इसमें जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसमें भी मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। द विक्ट्री ऑफ द स्वराजिस्ट एट द पोल स्ट्रेंथन देयर पोजीशन टू द कांग्रेस अगेंस्ट द नॉन चेंजर्स। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर उन्होंने थोड़ा आपको क्या करके दिखाया, उन्होंने आपको करके दिखाया कि हमने परफॉर्म किया, इलेक्शंस भी अच्छे लड़े, तो जो प्रो चेंजर्स थे, प्रो चेंजर्स कौन हो गए, जो काउंसिल एंट्री करना चाहते उनकी थोड़ी इज्जत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस लड़े, इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो प्रो चेंजर्स से ज़्यादा उनकी क्या होगी, वैल्यू बढ़नी शुरू थोड़ी सी उस टाइम पे। एक्टिविटी एंड अचीवमेंट ऑफ स्वराजिस्ट इन द काउंसिल। द स्वराजिस्ट फोर्स द गवर्नमेंट टू सर्टिफाई लेजिस्लेशन रिपीटेडली एट द सेंटर एज वेल एज। जैसे स्वराजिस्ट ने वादा किया था कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को क्या करेंगे, फोर्स कर देंगे कि वो हमारे लिए क्या करे, स्टेप्स लेना शुरू कर दे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि बार बार उन्होंने क्या किया कि जो कोई भी लेजिस्लेशन होती है इंडियंस के खिलाफ होती थी उसको अपोज करना शुरू कर दिया, जो इंडिया के साथ होती है उसको आगे जब बढ़ाना शुरू कर दिया। दस एक्सपोजिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द रिफॉर्म काउंसिल। उन्होंने बताया कि काउंसिल को किस तरीके से क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है, किस तरीके से आगे चलाया जाता है। दे सक्सीड इन इलेक्टिंग द वल्लभ भाई पटेल अ लीडिंग स्वराजिस्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली को उन्होंने ये भी कामयाब रहे वल्लभ भाई पटेल को क्या करने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेसिडेंट बनाने के लिए। दे काउंट देखो अभी क्या लिखा है, they continuously outvoted the government on several issues including the budgetary grant। उन्हें आउटवोट कर दिया गवर्नमेंट को। अब आउटवोट कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, तो वो मोशन पास नहीं हो पाएगा, और वो मोशन पास नहीं होगा तो ब्रिटिश क्या कर पाएंगे, स्टेप ले नहीं पाएंगे। द गवर्नमेंट वॉज डिफीटेड ऑन सेवरल टाइम ऑन क्वेश्चन टू रिपील ऑफ रिप्रेसिव लॉ। अब गवर्नमेंट क्या चाहती थी, रिप्रेसिव लॉ पास करना चाहती है, इन्होंने फिर उसको बंद करा दिया। उन्होंने डिफीट किया गवर्नमेंट को नंबर ऑफ बिल्स में। दे डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस इन लेजिस्लेशन टू पुट फॉरवर्ड द नेशनलिस्ट डिमांड। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पीच दी अंदर खड़े होकर, और नेशनलिस्ट की जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उनकी जो डिमांड होती थी किसी को लेकर, हमारे लोगों की भलाई के लिए जो कुछ कुछ कोई भी डिमांड होती थी, इन्होंने क्या करना शुरू किया, उनकी डिमांड ज्यादा आगे रखनी शुरू कर दी। दिस ग्रेव अचीवमेंट लेस डाउन देयर फीलिंग इन द पॉलिटिकल वाइड्स एट द टाइम व्हेन द नेशनल मूवमेंट वाज रिकूपिंग देयर स्ट्रेंथ। वो ये कब वो कर रहे थे, उस टाइम जब गांधी जी कहाँ पे थे, जेल में थे। गांधी जी क्योंकि 24 में, चाहे गांधी जी ने सेशन में किया था, लेकिन 24 से पहले जब क्या थे, कहाँ पर थे, गांधी जी जेल में थे उस टाइम। गांधी जी जब बाहर भी आ गए तब भी अभी तक ना पॉलिटिकल इतनी, क्योंकि हर कोई उस टाइम तैयार नहीं था रिफॉर्म्स के लिए, बाबा रेवोल्यूशन के लिए। तो अभी जब वो रिफॉर्म रेवोल्यूशन जो आने वाला था आगे, नेक्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस आने वाली थी, नॉन कोऑपरेशन जो आने वाला था, उसके लिए लोग क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे अभी। लेकिन उस टाइम में ना ये क्या कर रहे थे, वो काम कौन कर रहा था, चेंज लाने का, हमारे जो काउंसिल एंट्री जर्नी की थी, प्रो चेंजर्स कर रहे थे, स्वराजिस्ट कर रहे थे। इट इंस्पायर्ड द पॉलिटिसाइज पर्सन एंड केप्ट देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट लाइफ। क्यों? क्योंकि उनको हर रोज सुनने को मिलता था लोगों को न्यूज़ में कि आज जो अंदर उन्होंने काउंसिल में ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो लोगों के इंटरेस्ट चल रहे थे। उनको लगता था कि हाँ हमारे पीछे कोई बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, अंग्रेजों को हमारे खिलाफ गलत डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्वराज का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि द एंथुसियाज्म ऑफ 1924 began to wane. The year 1925 and 27 saw the demoralizing and eventual decline of the Swarajist। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उनके लीडर थे जिनका नाम क्या था, सी आर दास, उनकी डेथ कब हो गई, 16 जून 1925 को। जैसे उनकी डेथ हुई, उनको बहुत बड़ा एक ब्लो मिला। ठीक है। वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स अक्रॉस द कंट्री एक्टिविटी एनकरेज बाय द कॉलोनियल अथॉरिटीज टू weaken the Swarajist portion। अब क्या हुआ कि
धीरे धीरे ना जैसे इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होनी शुरू हुई और साथ ही साथ जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे जहाँ पे अगर कम्युनल राइट्स शुरू होने वाले थे, कुछ होना है, वो और ज़्यादा उनको भड़काते थे। तो इनको क्या करना पड़ता, स्वराजिस्ट को वहाँ पे जाकर उनको ठंडा कराना पड़ता था, उनकी डिमांड्स माननी पड़ती थी, कभी एक की डिमांड दूसरे से नहीं मिलती थी। ऐसे करते करते इनका क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और ब्रिटिशर्स जिस चीज़ का बहुत देरी से वेट कर रहे थे, इनकी बातें इतनी सुन रहे थे, जो इतने ये उनके लॉ जो पास करते थे उनको रोक रहे थे। अब ब्रिटिश ने इतना देर जो पेशेंस रखा ना, उस पेशेंस का ना उनको फ्रूट मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी इनके अब इतना कुछ सुनने नहीं लगा, इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, हर चीज़ इनके खिलाफ जा रही है। द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग सेशन अमंग द नेशनलिस्ट बिगेन टू बेयर फ्रूट्स। देखो, अब गवर्नमेंट ने जो पेशेंस से काम किया था, अब वो चीज़ उनकी क्या रही है, रंग ला रही है। There were also a split among the Swarajists themselves on the communal and responsivist non-responsivist line. देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए क्या कि जब गांधी जी जेल में गए, एक थे प्रो चेंजर्स और एक थे नो चेंजर्स। देखो, जो प्रो चेंजर्स थे मुझे स्वराजिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। जो नो चेंजर्स थे ना, वो कभी गवर्नमेंट के साथ लिंक में नहीं रहे, ये सीधा बाहर चले गए। लेकिन जो प्रो चेंजर्स थे ना, जब सी आर दास की डेथ के बाद क्या हुआ, इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई, तो आधों को लगा कि नहीं भाई, हमें भी क्या करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, इस जगह जाना चाहिए, ठीक है। तो जो जिन्होंने क्या किया, जो ये छोड़ के ना प्रो चेंजर्स को छोड़ के वापस आ गए, कहाँ पे, काउंसिल एंट्री के लिए नो चेंजर्स के पास आके, उनको नाम क्या दिया गया, नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। ये लिखा हुआ। और जो वहीं पे रुके, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें यहाँ पे अब मजा आना शुरू हो गया है, हमें पैसे मिल रहे हैं, खाने की चीज मिल रही है, हमें रहने के लिए अकोमोडेशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, हमें यहाँ से जाने की जरूरत क्या है। वो क्या थे, रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, द रिस्पॉन्सिविस्ट अमंग द सवराजिस्ट, ठीक है। देखो, सवराजिस्ट में कौन थे, जो रिस्पॉन्सिविस्ट। रिस्पॉन्सिविस्ट कौन हो गए, जो क्या वांटेड टू जॉइन द गवर्नमेंट टू वर्क द रिफॉर्म एंड होल्ड द ऑफिस वट एवर वेन एवर पॉसिबल। वो ज्यादा से ज्यादा ऑफिस को करना चाहते, होल्ड करना चाहते थे। अदर लीडर्स सच एज लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, टू सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम द स्वराज पार्टी। और इनको क्या बोलना शुरू हो गए, ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज कम्युनल ग्राउंड। गांधी जी टू हार्ड रिज्यूम हिज क्रिटिक ऑफ काउंसिल एंट्री, क्योंकि गांधी जी पहले ही मना करे थे मत जाओ, पर जब उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया तब गांधी जी ने लास्ट टाइम क्या बोल दिया था कि ठीक है, आप काउंसिल एंट्री कर सकते हो। To prevent further dissolution and disintegration of the party, the spread of the parliamentary corruption, and further weakening the moral fabric of the members, the main leadership of the party deteriorated its faith। इसमें वापस उनका फेथ आ गया, बोलते हाँ, हम क्या करेंगे, वापस कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम जाके लोगों को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, हम इंडिजिनियस सोसाइटी जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करेंगे, हम अपने लोगों का साथ देंगे। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके हम अपने लोगों के साथ जुड़ेंगे और हम नेक्स्ट सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट के लिए तैयारी करेंगे। अब ऑन दी अदर हैंड, हमने सिर्फ इनकी बात की, ये गए, उन्होंने चेंजेस लाए, इलेक्शन लड़े, और जब इनके सी आर दास की डेथ हुई तो ये वापस स्प्लिट हो गया, एक नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट बने, एक रिस्पॉन्सिविस्ट बने। अब बात आती है इनकी, इनके बारे तो हमने बात ही नहीं की अभी तक। नो चेंजर्स कौन थे, नो चेंजर्स थे जो कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहते थे। द टू गांधी द चैरियट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैज टू व्हील कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड पॉलिटिकल कैंपेन। चैरियट क्या होता है, चैरियट होता है तांगा, बोल सकते हो। तो गांधी जी बोलते थे कि जो हमारा तांगा है ना, किसका, फ्रीडम का, वो हमें कैसे मिलेगा, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क से मिलेगा, पॉलिटिकल कैंपेन से मिलेगा। हम ब्रिटिशर्स के 4 साल बैठे हैं, उसे हमें नहीं मिलने वाला। वाइल द सवराजिस्ट वर बिजी विद, देखो ये सवराजिस्ट कहाँ पे बिजी थे, काउंसिल में। इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल अफेयर्स नो चेंजेस कैरी आउट ऑन लेबरियस क्वाइट अनडिमोटिवेट अनडेमोन्स्ट्रेटिव ग्रास रूट कंस्ट्रक्टिव वर्क। उन्होंने ये बोरिंग एस जॉब जो है ना, वो किसने अपनाई, किसने, हमारे नो चेंजर्स ने। Gandhian constructive work was multifaceted in the content. It included the promotion of the Khadi and spinning, national education, Hindu-Muslim unity, the struggle against the untouchability, and the boycott of the foreign cloth. इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया। Hundreds of ashrams sprang all over the country where the political cadres got practical training in Khadi work and work among the lowest caste and tribal people. अब obviously बात है कि जो हमारे आश्रम से काफ़ी जगह आने शुरू हो गए, जहाँ पे आश्रम है वहाँ पे ना वो कास्ट पूछते, ना वो रिलीजन पूछते, कुछ नहीं पूछते।
इवन के लोअर कास्ट पीपल, ट्राइबल पीपल, हर टाइप के लोग वहाँ पे आके करना शुरू हो गए। खादी से कपड़ा बनाना शुरू हो गए, वर्क करना शुरू हो गए। जब वो वर्क करते थे तो उनको क्या मिलता, सब पैसे मिल रहे थे, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी थोड़ी सी ठीक होनी शुरू होगी। नेशनल स्कूल कॉलेजेस ट्रेन यंग मैन इन अल्टरनेटिव एंड नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। क्योंकि जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, वो जब वो पढ़ाते थे तो वो उनका क्या होता था, जो उनके था ना, कॉलोनियल माइंडसेट कर देते थे किनका, स्टूडेंट्स का। लेकिन उन्होंने जब खुद पढ़ाना शुरू किया, हमारे इंडियंस ने, उन्हें उस तरीके से उनको नहीं पढ़ाया जाता, उनको बताया जाता है कि देश की आज़ादी क्या होती है, हमारे देश के आइडियल्स क्या हैं, हमारे देश का ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, इस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। द सिग्निफिकेंट वर्क वॉज डन फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड द रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया, हिंदू मुस्लिम को यूनिटी की गई। द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ लिकर वॉज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री एंड द यूज ऑफ स्वदेशी वॉज प्रमोटेड विद द मिलिटेंट zeal। अब नो चेंजेस की अचीवमेंट क्या थी, कंस्ट्रक्टिव वर्क तो होता गया, स्टील फ्रेमवर्क बना गया, तो सत्याग्रह फेस चल रहा है। उन्होंने क्या किया, दिस सर्व एज अ बैकबोन फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोथ एज द ऑर्गेनाइजर एंड द एक्टिव सत्याग्रहीज। उन्होंने क्या किया, दे ब्रॉट सो मच नीडेड रिलीफ टू द पुअर। क्योंकि पुअर को अब आश्रम में बैठ के वो क्या कर रहा है, खादी बन रहा है, कुछ कर रहा है, उसको थोड़ा इकोनॉमिक हेल्प भी मिल रही है, तो उसको पुअर को क्या मिला, थोड़ा रिलीफ मिला। इट प्रमोटेड द प्रोसेस ऑफ नेशनल मेकिंग। यहाँ इस प्रोसेस ने क्या किया, नेशनल मेकिंग की है। क्योंकि जब लोगों को पता चला हमने क्या करना है, अब जब ऐसी टाइम आएगा जब लीडर लेस हमारी हो जाएगी। कुछ मोमेंट बाद में ऐसी भी आई हैं जो लीडर लेस नहीं है, क्योंकि सबके सब लीडर को क्या कर दिया गया था, आगे दिन मोमेंट स्टार्ट होने वाली थी, पिछली रात को उनको सबको उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन वो मोमेंट्स फिर भी चली, वो आगे हम पढ़ेंगे कौन सी मोमेंट है, वो लीड मोमेंट फिर भी चली है, और आपको पता चलेगा कि वो किसने चलाई है, इन्हीं लोगों ने चलाई है। जो आज एक क्या कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं ना, इसका जब आउटपुट मिलेगा वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। It provided Congress political worker or cadre continuously and effective work in the passive phase in the national movement. It filled the rural masses with a new hope, increased Congress influence among them. जो रूरल लोग थे, जो काफ़ी पिछड़े हुए लोग थे, काफ़ी दूर दराज के लोग थे, उनके पास भी काफ़ी थोड़ी सी होप आई। और एट लास्ट क्या हुआ कि मर्ज कर दिया गया स्वराजिस्ट और नौ चेंजेस को, क्योंकि स्वराजिस्ट की पॉपुलैरिटी कम होनी शुरू हो गई थी। और एट द सेम टाइम क्या हो गया कि अब कौन आ गया, साइमन कमीशन आने वाली है। और हमने लास्ट टाइम इसके बारे में कब बात की थी कि कोई कमीशन आएगी, मोंटेग्यू के ऑक्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919 में हमने क्या बोला था कि उस टाइम उन्होंने बोला था कि 10 साल बाद हम क्या करेंगे, 10 साल बाद हम आके चेक करेंगे, एक कमीशन हम बैठाएंगे जिसमें देखेंगे इंडियन क्या इस काबिल हैं, क्या वो सेल्फ गवर्नेंस के लिए तैयार हो गए। अब वो गवर्नेंस 1919 के हिसाब से कब आनी चाहिए थी, 1929 को, बट कब आई, 1927 में। इसका रीज़न मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आपको फिर से बता देता हूँ कि 2 साल में पहले इसलिए कर दी क्योंकि क्या हुआ था कि वहाँ पे जो उनकी कंजर्वेटिव पार्टी थी, उनको लग रहा था कि लिबरल पार्टी आ सकती है, उनको खतरा था। उनको लग रहा था कि अगर लिबरल पार्टी आ गई तो मे भी कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जिससे क्या हो जाए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाए, या डोमिनियन स्टेटस, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए और ये ब्लंडर ना कर दें लिबरल्स। तभी उन्होंने क्या करती है, 2 साल पहले ही क्या करती है, कमीशन भेजी जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। While the Swarajist and Gandhi constructive work were quite active in their own separate ways, the simultaneously prevailed the virtual fractionalism in indecision in both camps. The announcement of Simon Commission, लेकिन जैसे ही साइमन कमीशन अनाउंस हुई इन द क्लोजिंग ऑफ द मंथ 1927, किसने की थी, ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन पूछा था, लास्ट टाइम ने पूछा था कि जब हमारे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसे हम कहते हैं स्पाई म्यूटिनी भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, उस टाइम क्वीन कौन थी, तो उसका नाम आया था। तो इस टाइम ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब साइमन कमीशन आया था तो उस टाइम वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। एंड लॉर्ड ब्रिकिनहेड चैलेंज द इंडियंस टू प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेबल टू द ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ओपन न्यू पॉलिटिकल चैनल इन द कंट्री। देखो, जब इंडियंस ने बोला कि नहीं हमने क्या करना है, देखो क्या हो गया कि जब साइमन कमीशन अनाउंस हुआ तो उस टाइम क्या हो गया, उन्होंने बोला कि सब साइमन कमीशन का बाइकआउट कर क्यों रहे थे, क्योंकि अगर वो इंडिया को देखने के लिए आ रहे थे, इंडिया क्या इस काबिल है कि उसे हम क्या करते हैं, डोमिनियन स्टेटस दे दें, जो उसको सेल्फ गवर्नेंस कर दें, तो फिर इंडियंस उसका
अपोजिशन क्यों कर रहे थे, अपोज क्यों कर रहे थे उसे? क्योंकि साइमन कमीशन के सबके सब मेंबर कौन थे? गोरे थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इंडियंस बोल रहे थे कि आप ये देखने वाले हो कि हम तैयार हैं नहीं सेल्फ गवर्नेंस के लिए, तो आपने बीच में इंडियंस को ही नहीं रखा है। ये तो काफ़ी डिसरिस्पेक्ट की बात होगी। जब इंडियंस ने ये बात बोली, लॉर्ड ब्रिकनहेंडर आके क्या बोला कि जो आप हो ना इंडियंस, आपका 10 रिलीजन, कास्ट सिस्टम, ये कुछ आप इतने ज़्यादा आप क्या हो, फटे हो कि आप ना अपना एक ना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सकते, एक सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सकते और उसको पास नहीं कर सकते, जो कि सबके सब आपकी जितने भी आपके क्यों कौन है सोसाइटी के जितने जितने सेक्शन है सबके सब क्या कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी को किस प्रॉब्लम आएगी आपसे, अगर आप ये कर दो तो हम आपको माने। और ये उन्हें चैलेंज दिया। द साइमन कमीशन इवोक्ड यूनिवर्सल बायकॉट, मोतीलाल नेहरू टेक अप द चैलेंज ऑफ ब्रिकनहेड एंड प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन को बाइकआउट कर दिया, सब के सब इंडियन ने उसको बाइकआउट किया, क्योंकि अब वो इंडियंस को अगर आप चेक करने आ रहे हो इंडियंस आगे क्या काबिल हैं कि नहीं है, तो कम से कम एक इंडियन तो बीच रखो। और ऑन दी अदर हैंड जो ब्रिकन हेड्स ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसने बोला कि इंडियंस लाइक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पास करें। तो नेहरू जी ने क्या किया, लेकिन ये हमारे जो जवाहरलाल नेहरू वो नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू उनके फादर, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं क्या करता हूँ, ये चैलेंज आपसे लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ आपको ये करके दिखाता हूँ ये कैसे किया जाता है। एंड पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन ऑनर्स, और उसको नाम क्या दिया गया, नेहरू रिपोर्ट, जब उन्होंने कंप्लीट कर किया। द स्वराजिस्ट एंड द नो चेंजर्स बिगेन टू ड्रा क्लोजर टू वन अनदर। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक जब क्या हो गया, साइमन कमीशन आगे एक उनके सामने क्या क्या गोल आ गया, तो जब एक ही गोल उनके सामने आ गया तो क्या स्वराजिस्ट तो क्या नो चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। द कलकत्ता सेशन ऑफ 1928 resolved that in case of British government did not accept the Nehru report by 31st December 1921, the Congress will declare complete independence at the school। क्योंकि उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप इस डेट को 31 दिसंबर 1929 को इस डेट तक अगर आप हमारे नेहरू रिपोर्ट सेट नहीं करते हो, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हो, तो उसके बाद हम डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जाएंगे। अब आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस होता है एक कंट्री का जो हेड है ना, हेड, सपोज क्या मानते हैं प्रेसिडेंट जो है हमारा, अगर हमारा डोमिनियन स्टेटस मिलता होता इंडिया को, तो हमारा कंट्री का हेड प्रेसिडेंट नहीं होते, हमारा हेड कौन होता, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इस टाइम अब क्वीन ऑफ इंग्लैंड जिंदा नहीं है, पिछले दिनों डेथ हुई है। प्रिंस ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स जो भी है, ठीक है उनका नाम, वो क्या होते हैं, इंडिया के हेड होते हैं। और इस टाइम ना बहुत सारी कंट्री जिनको डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है, जैसे अगर आपको शायद ना पता हो, कनाडा क्या है, एक डोमिनियन स्टेटस है, उनको डोमिनियन कंट्री है, उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है उनके पास। न्यूजीलैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, ऐसी कोई 15 से 17 कंट्रीज है जिनको डोमिनियन स्टेटस मिला है। इसका मतलब क्या है कि इनका हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी तब तक, अब कौन हो गया, प्रिंस चार्ल्स बन चुके हैं। अगर आप अभी चेक करोगे तो वहाँ पे लिखा होता है क्या, कनाडा में लिखा होगा आपको जो उनकी क्वीन कौन है, जो किंग कौन है, ठीक है। अभी भी द काउंसिल एंट्री प्रोग्राम इन द चेंज पॉलिटिकल सिचुएशन ऑक्यूपाइड बैक सीट एंड लॉस्ट रेलेवेंस। अब काउंसिल एंट्री वगैरह के बारे में कुछ सोच नहीं रहा, क्योंकि उनके सामने एक मुद्दा आ चुका है कि हमने क्या करना है, साइमन कमीशन को बाइकआउट करना है। द स्वराज पार्टी नाउ मर्ज्ड विद द कांग्रेस एज अ कंट्री बिगेन टू प्रिपेयर फॉर द सेकंड राउंड ऑफ डायरेक्ट मास एक्शन टू अचीव द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब जो नो चेंजेस क्या कर रहे थे, नो चेंजेस कर रहे थे, जो मासेस को पढ़ा रहे थे, उनको एक्टिवेट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आपने क्या करना है, आके देश को आज़ाद करवाना है। अब उनकी बारी आती है, क्यों, क्योंकि आप क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है, सेकंड राउंड आ चुका है। अब देखते हैं कि हम आपको बताते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। साइमन कमीशन के बारे में बात करते हैं। इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1990 में जिसे अनाउंस किया था, अभी हमने आपको बताया कि 10 साल बाद हम क्या करेंगे, एक कमीशन सेट करेंगे जो बताए कि हमें क्या कि इंडिया इस काबिल हो गया। और रीड बिलो द अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड, ठीक है। देखो डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 में। और आप ये प्लीज जरूर याद रखना, जो डायरकी थी वो एक्ट कहाँ पे हुई थी, प्रोविंशियल लेवल। और डायरकी एक्ट सेंटर में कब आई थी, वो 1935 में आएगी, उसके अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट आपको कम से कम दिमाग में इतना रख लेना कि अगर आपसे पूछने की डायरकी इंट्रोड्यूस कब हुई थी एट प्रोविंशियल लेवल, वो 1919 में हुई थी, सेंटर में कब हुई थी, 1935 में हुई थी।
The act also promised that the commission could be appointed after 10 years to review the working and the progress made on the measures taken through this act. The Indian people and the leaders wanted to reform of the hierarchy from the government. वो रिफॉर्म चाहते थे और जो कंजर्वेटिव पार्टी लेड बाय गवर्नमेंट इन यूके उनको क्या खतरा उनको क्या डर लग रहा था, जो यूके में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनको लग रहा था कि वो हार ना जाए बाय द हैंड्स ऑफ लेबर पार्टी। तो तब इन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी में अपॉइंट किया इस कमीशन को। कब? 1927 या 1928 में। दो कब वो आनी थी? 1928 में आनी थी एज पर 1919 एक्ट में। द कमीशन वाज कंप्राइज्ड एंटायरली ऑफ द ब्रिटिश मेंबर्स with not a single Indian member being included, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। This was seen as an insult to the Indians who were right in saying that their destiny could not be determined by the handful of British people। ठीक है, अब आप हमें बताओगे कि हम क्या डोमिनियन स्टेटस हमें मिलने वाला या नहीं मिलना, क्या हम इस लायक हैं या नहीं है, वो सिर्फ आप आके थोड़ी करोगे ये बात। आप हमें बिठाओ, हमारी भी तो लो पॉइंट ऑफ व्यू, हम क्या सोच रहे हैं इस बारे में। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मैंने बात की थी, क्या? लॉर्ड ब्रिकनहेड। और देन अगेन आपको अगर शायद आपने रिवीजन ना की हो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट कब आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858। जब क्या हुआ था? कंपनी रूल्स को ख़त्म कर दिया गया था। कंपनी रूल्स कब खत्म हो गया था? जब 1857 की म्यूटनी हुई थी, उसके बाद कंपनी का रूल खत्म हो गया था और इंडिया डायरेक्ट किसके अंदर आ गया था? क्राउन रूल के अंदर। जब क्राउन रूल के अंडर इंडिया आया था तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था? ब्रिटेन में एक पोस्ट में आई थी जिसका नाम क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कहाँ पे है? ब्रिटिश में ही है, इंडिया में नहीं है। उसके अंदर कितने थे? 15 मेंबर्स थे। और साथ ही साथ जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको बोलते थे, उसको एक अलग से टाइटल देता था, वाइसराय ऑफ इंडिया। मतलब क्या कि जो गवर्नर जनरल और वाइसराय है वो दोनों क्या सेम ही है, बट क्या कि जब वो इंडिया में रूल कर रहा है, जो इंडिया में डिसीजन ले रहा है तो उसे गवर्नर जनरल कहेंगे। जब वो अपनी वो क्या कर रहा है, क्वीन के साथ कांटेक्ट कर रहा है, तो तब वो वाइसराय कहलाता था। मतलब सेम ही पर्सन है। अब वो डायरेक्ट वाइसराय क्वीन से कांटेक्ट कर नहीं सकता, तो भी जो ब्रिज होता था उसे हम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये उसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात हो रही है। तो ब्रिकनहेड थे, उन्होंने क्या बोला? हैड बिरेटेड इंडियंस, उन्होंने इंडियंस को काफ़ी छोटा बताया और उन्होंने क्या बोला? ऑन द अकाउंट दैट देयर परसीव इनएबिलिटी टू फॉर्मुलेट अ कॉन्क्रीट स्कीम ऑफ रिफॉर्म थ्रू अ कंसेंसस। मतलब सबके सब मान जाएं अमंग ऑल द सेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सीन। ऐसा नहीं है, अगर आपकी इतनी सारी कास्ट है, आपके इतने सारे रिलीजन है, आप हर चीज़ में आपका व्यू डिफरेंट है, आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते जिसमें आपके सबके सब क्या करें? सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या करें? एक्सेप्ट कर लें। लॉर्ड ब्रिकनहेड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द कमीशन और इसी ने रिस्पॉन्स बनाई थी। क्लीमेंट एटले, ये बात नाम याद रखना, ये एक मेंबर था। साइमन कमीशन जब आई थी उसमें एक मेंबर क्लीमेंट एटले भी था कमीशन का। क्यों इसका नाम याद क्यों रखना है? क्योंकि ही वुड लेटर बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आज़ाद होगा 1947 में, तो उस टाइम में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? यही क्लीमेंट एटले होगा। क्लीमेंट एटले मेंबर किसका भी था? साइमन कमीशन जब आई थी वो में एक मेंबर कौन था? क्लीमेंट एटले भी था। ये याद रखना। ब्रिकनहेड नाम याद रख सकते हो आप। जब साइमन कमीशन आई थी उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? ब्रिकनहेड। और साथ ही साथ आप याद कर सकते हो क्लीमेंट एटले कौन था? क्लीमेंट एटले था साइमन कमीशन का मेंबर था और साथ ही साथ जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था। जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी? द साइमन कमीशन पब्लिश 2 वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट इन मई 1930। इट प्रपोज द अबॉलिशन ऑफ डायरकी। उसने अबॉलिशन बोला कि प्रोविंस लेवल्स को हटा दिया जाए एंड एस्टैब्लिश एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस विच शुड बी गिवन ऑटोनॉमी। अब आप क्या करो कि हर स्टेट को कर दो ऑटोनॉमी दे दो। अब गवर्नर जनरल के पास उतनी पावर नहीं, ज़्यादा पावर नहीं होगी। आपके पावर किसके पास होगी? अगर प्रोविंसेस है जैसे बंगाल होगी, बॉम्बे होगी, मद्रास होगी, ये प्रोविंस है, इनमें जो इनको गवर्नर इनको क्या कर रहे हैं, इनको जो टॉप में गवर्नर है उनके पास मैक्सिमम पावर होगी। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके पास थोड़ी कम पावर है, इतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी। क्या करो? ऑटोनॉमी दो हर रीजन को। इट सेड दैट द गवर्नर शुड हैव discretionary power in the relation to the internal security and administrative power to protect the different communities, the number of member of provincial legislative council। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मतलब जो बॉम्बे, मद्रास, हर कोई लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उनके मेंबर को भी मेंबरशिप उन्होंने क्या इंक्रीज कर दिया। अगर पहले 30 से 50 मेंबर के बीच थे, उन्होंने 60 से 70 के बीच कर दिए। एक था हाइपोथेटिकल नंबर है, सिर्फ आपको याद रखना इंक्रीज हो गए थे। इट आल्सो रिकमेंडेड एज अ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट रखेंगे सबके सबको। मुस्लिम्स को हम अलग से देंगे, सिख्स को हम अलग से देंगे, पारसी जो भी आगे आगे सबको क्या करना है? सबको अलग से देना है। कब तक?
जब तक सबके सब क्या करते हैं, जब तक टेंशन सबके बीच की क्या हो जाए, डाई डाउन हो जाए, खत्म हो जाए। देयर वाज टू बी नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या होता है, इंडिया में हर वो इंसान जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, 18 प्लस का है, वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, कि हर किसी पर्सन को वोट करने का हक है। लेकिन कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज कि वो ही मस्ट बी अबव 18 ईयर्स, और सेकंड कंडीशन क्या है, इट शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे उसकी हो सकती है, अगर उसको फांसी की सजा हुई है, वो जेल में है, कोई और रीज़न है, ठीक है, जिस रीज़न से उसका हमने क्या कर दिया है, उसको डिस्क्वालीफाई किया, तो वो भी वोटिंग नहीं कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। बट उस टाइम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज थी नहीं, हार्डली 10% ऑफ द पीपल कैन वोट दैट टाइम। ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी। इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन द नियर फ्यूचर। बोला कि हाँ भाई फेडरलिज्म आएगा। फेडरलिज्म क्या हो गया, अमेरिका इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, आपका सेंटर तो है बट एट द सेम टाइम जो स्टेट है, क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, इन 50 स्टेट्स ने मिलके क्या किया हुआ है, एक फुल अमेरिका बनाया हुआ है। तो ये जो बड़ा सुपर सेट है, उनके अंडर एक सब सेट वन से होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होगी। अब देखो फेडरल क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म होता है कि जो नीचे ये स्टेट्स है ना, ये इससे अलग नहीं हो सकती, किससे, सेंटर से, और एट द सेम टाइम सेंटर भी इनको अलग, अपने से अलग नहीं कर सकता। उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। दोनों क्या कर सकती हैं, अपने हिसाब से काम चला सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से वो अलग नहीं हो सकती है, ठीक है। इंडिया का एक क्वासाई फेडरल स्टेट है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा पावर हमारे सेंटर के पास है। और फेडरल स्टेट में क्या होता है कि दोनों के पास लगभग सेम पावर होती है। इट suggested that the consultative council of the greater India should be established, which should also include a representative both from British provinces as well as princely states. अब princely स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव्स लाओ, एक हमें काउंसिल बनानी है, उसमें ब्रिटिश प्रोविंस का होगी कि जो एरिया प्रिंसली स्टेट्स के अंडर नहीं आ रहा था, वो पूरा का पूरा जो बाकी एरिया था उसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। बंगाल, बिहार, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस हो गई, सिंध एरिया हो गया, ये सब रीजन के था। It suggested that the North-West Front Province and the Balochistan should get local legislature, and both North-West Front Province and Balochistan should have the right to be represented at the center. उन्होंने उस टाइम क्या बोला कि जो बलोचिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है, उनको भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए अपने साथ में। और एक और रिकमेंडेशन क्या थी, जो सिंध, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो सिंध होती थी ना, वो किसके साथ कनेक्ट होती थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी हमारे नीचे यहाँ पे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसी के साथ ना उसी के अंडर सिंध भी आ जाती थी। पर इन्होंने क्या बोला, अब आजकल जो सिंध का एरिया पाकिस्तान के अंडर है, इन्होंने बोला कि नहीं, इसको हम काटना पड़ेगा, हमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम जो बर्मा था, बर्मा जो आजकल के टाइम में हम इसको म्यांमार कहते हैं, शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। पहले क्या होता था, जो इंडियन की ईस्टर्न स्टेट थी बर्मा, उनके बीच कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं थी, वो दोनों के पूरे एक ही साथ मिल जाते थे, वो एक ही पार्ट उसको माना जाता था। और ये कब आया रिकमेंडेशन का भाई, साइमन कमीशन में रिकमेंडेशन भी है कि बर्मा को अलग किया जाए फ्रॉम इंडिया, बिकॉज इट इज़ नॉट, और रीज़न क्या दिया, इट इज़ नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये रीज़न दिया उन्होंने कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेचुरल पार्ट नहीं है। It also suggested that the Indian army should be Indianized through British force must be retained, और इंडियंस गॉट फुल इक्विप्ड। उन्होंने बोला कि इंडियन जो फोर्सेस को इंडियनाइज करना चाहिए, इंडियनाइज करना चाहिए। इंडियनाइज क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को करना चाहिए, भर्ती करना चाहिए। और वाई वॉज साइमन कमीशन बायकॉटेड, ऑब्वियसली बात है, इतनी देर हम बोल लगे हुए क्या, इंडियंस को नहीं लिया, इंडियन में आउटरीच एट द एक्सक्लूजन फ्रॉम द कमीशन, इंडियंस को रखा नहीं जा रहा है। द कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू बाइकआउट द कमीशन एट द सेशन, उन्होंने मद्रास सेशन बोला कि हम क्या करेंगे। मुस्लिम लीग ने भी इनको बाइकआउट किया, ठीक है, जस्टिस पार्टी ने उनको बाइकआउट किया, और मैक्सिमम और ज़्यादातर पूरे देश में कौन से नारे चले, साइमन गो बैक। पूरे देश में हड़ताल लगी, उनको डेमोन्स्ट्रेशन किए गए, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए हर जगह में उनको। द पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठीचार्ज। अब देखो जो इस टाइम जो लाठीचार्ज हुई थी ना, उसमें काफ़ी बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी। ये लाहौर में जब लाठीचार्ज चल रहा था, तो लाला लाजपत राय जो थे, हु वाज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन, वाज ब्रूटली लाठीचार्ज, उनको ऊपर बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज की, और उसी इंजरी की वजह से क्या हो गया, लेटर उनकी डेथ हो गई। और उस टाइम में बी आर अम्बेडकर, उनको लगा कि ये काफ़ी अच्छा टाइम है, हम क्या कर सकते हैं, जो सो कॉल उस टाइम वो क्या बोलते थे, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो लोअर कास्ट ने, उनको इनको ज़रूरत है, किसकी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। तो उन्हें बोला कि मुझे भी क्या चाहिए,
सेपरेट इलेक्टोरेट। और उसके लिए वो कहाँ पे जाएंगे अभी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसके हम आगे हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। साइमन कमीशन का इम्पैक्ट क्या? ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम बात किया उसने। क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को क्लोज लाया, सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल चली। साइमन कमीशन जो साइमन कमीशन से आगे हमारा कौन सा एक्ट आता है? 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 की एक अच्छी बात बताऊँ क्या है कि जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद बन रहा था, मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब पूरा कंप्लीट हो गया था? 26 जनवरी में ये बिल्कुल लागू हो गया था 1915 में। बट हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त सॉरी 1947 में। इस टाइम पीरियड के बीच ना जो हमारा टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बन चुका था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, वो हमारा विच एक्टेड एज द बेसिस फॉर मैनी पार्ट ऑफ द करंट। और अभी भी बहुत सारी जो प्रोविजन है हमने कहाँ से लेके रखी हुई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। द फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 एंड इट saw कांग्रेस गवर्नमेंट बीइंग सेट अप ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविंसेस। द अराइवल ऑफ कमीशन गेव द इम्पीटस। और इस कमीशन जब आई ना, तो इसने क्या इम्पीटस दिया, मतलब एक पुश दिया किसको? कि इंडिया की इंडिपेंडेंस जल्दी से जल्दी हो सके। उसने लोगों को क्या कर दिया? जोर दिया, क्योंकि अब हर किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब बोल रहे थे कि ना, हमें आज़ादी चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। और अभी हम नेहरू की रिपोर्ट की बात भी कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ साइमन कमीशन की बात की है। तो द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उस टाइम अभी बता चुका हूँ, लॉर्ड ब्रिकनहेड थे हमारे। चैलेंज द इंडियन लीडर्स टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इम्प्लिसिटली। और उसने शरेआम नहीं ये बात बोली, उसने इम्प्लिसिटली, मतलब उसकी बातों से लगा था कि सार्केज़म में वो बोल रहा है। उसने इम्प्लाई किया था कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल ऑफ फाइंडिंग अ कॉमन पाथ। इतने सारे उनके डाइवर्स ग्रुप में, तो एक कॉमन पाथ उनको मिलने नहीं वाला है इन ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। द पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्टेड दैट दिस चैलेंज एंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस was held. A committee appointed with the task to draft a constitution। ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाएंगे। दिस कमेटी was headed by मोतीलाल नेहरू ने बोला, क्योंकि तभी लास्ट में उसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। विद जवाहरलाल नेहरू एज अ सेक्रेटरी। और उन्होंने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को क्या रखा है? सेक्रेटरी रखा। और अदर मेंबर थे ये वगैरह, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी was called as नेहरू रिपोर्ट। द रिपोर्ट was submitted at लखनऊ सेशन of all the party। कब आया था? 28 अगस्त 1928 में। This was the first major attempt of Indian to draft a constitution for themselves। रिकमेंडेशंस क्या थी? सेम सी बात, डोमिनियन स्टेटस। तो देखो आजकल किस किस के पास भी है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पास है, आपको पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड के पास है। विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। हम कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने जो जाते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि जो जो कंट्रीज ब्रिटेन के अंडर थी, उनकी कॉलोनीज थी, वही क्या करती हैं? कॉमनवेल्थ की गेम्स खेलती हैं। और जब उन्होंने बोला ना कि उन्होंने डिमांड रखी नेहरू रिपोर्ट में कि हमें क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो जो यंगस्टर्स थे ना, उन्होंने बोला कि आप डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हो? हमने हमेशा के लिए उनको भेजना, हमें थोड़ी चाहिए कि हमारे इसका हेड कौन हो, हमारे इंडिया का हेड आके गवर्नर जनरल हमारा हेड हो। हम चाहते हैं हमारा इलेक्टेड हेड हो। जैसे इस टाइम हमारा हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। देखो आपको ये फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक है, तो आप ये थोड़ा दिमाग में ये भी रख सकते हो। जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो कौन होता है? हमारा हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट क्या हो गया? हमारी कंट्री का। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो कभी गलत मत करके आना, आपको इंटरचेंज करके ये स्टेटमेंट डाल सकते हैं। और जब वो बोलते थे ना कि हमें क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेटस चाहिए। गांधी जी हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, जो बड़े बड़े सी आर दास की तो डेथ हो गई थी उस टाइम, राजगोपालाचार्य हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये थोड़े जो पुराने लीडर थे, वो हमेशा बोलते डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। लेकिन जो यंगस्टर थे ना, जैसे हो गए जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, ये सब क्या बोलते थे? ये इनके लिए काफ़ी पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। वो बोलते थे कि आप फुल्ली इंडिपेंडेंस के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है आप डोमिनियन स्टेटस के लिए क्यों जा रहे हो, ठीक है। 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू वोट फॉर मैन एंड वुमेन अबव 21 ईयर ऑफ एज अनलेस डिस्क्वालीफाइड। मैं कहा था डिस्क्वालीफाई किसी नहीं करते। उन्हें बोला कि हमें क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए साथ साथ, जिसमें आप हमें क्या दोगे? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी दोगे कि कोई भी इंडियन है जो 21 ईयर्स से ऊपर है, वो वोट कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, तो कुछ फंडामेंटल राइट आपको यहाँ से भी दिख जाएंगे।
इक्वल ट्रीटमेंट दो, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं चाहिए, हमारा सेकुलर होना चाहिए स्टेट, नो सेपरेट इलेक्टेड, कोई सेपरेट इलेक्टेड नहीं दो, सिर्फ इस टाइम हमारे इंडिया में कोई सेपरेट इलेक्टेड नहीं, आपको रिजर्वेशन मिल जाती है और सेपरेट इलेक्टेड नहीं है। इट डिड प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन फॉर द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को क्या मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन फॉर द स्टेट ऑफ मुस्लिम्स एट द सेंटर, उन्होंने बोला कि हाँ सेंटर में आप मुस्लिम को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करो, और प्रोविंसेस वेयर दे वर इन माइनॉरिटी, और उन प्रोविंसेस में जिन प्रोविंसेस में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में उधर भी आप उनको करो रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, बट नॉट इन बंगाल एंड पंजाब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, यहाँ पे उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर नॉन मुस्लिम इन वेस्ट, नॉन वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, और जैसे आपने क्या कर रहे हो कि हिंदू मेजोरिटी एरिया में अगर मुस्लिम्स को आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो रिजर्वेशन, वैसे ही मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में आप नॉन हिंदूज को क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, पारसीज वगैरह हर किसी को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडुअरी पावर है, तो सेंटर ने बोला कि हमें रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास चाहिए। रेजिडुअरी पावर होती क्या, उसके लिए आपको पॉलिटी अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात, आपको पता होना चाहिए रेजिडुअरी पावर क्या होती है, बट अगर फिर भी अगर आपको इनसाइट चाहिए रेजिडुअरी पावर क्या होती है, एक सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर 3 लिस्ट आती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। जो स्टेट सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें कौन लाभ ला सकता है, सेंटर। जो स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें क्या कौन लाभ ला सकता है, सेंटर। इसका मतलब क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर भी लाभ ला सकता है, स्टेट भी लाभ ला सकता है, लेकिन स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लाभ ला सकता है, सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंटर लाभ ला सकता है। अब कुछ सब्जेक्ट्स लिखे होंगे हर स्टेट लिस्ट में, किसी में 99 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, किसी में 52 लिखे हैं, किसी में 56 लिखे होंगे, ठीक है। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब ऑब्वियसली बात है कि आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ भी आने वाली है जो उस टाइम 1950s में नहीं थी, जैसे कि क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। इंटरनेट तो अभी 20-25 साल पुरानी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये जो इंटरनेट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, ये इनका तो उनको पता नहीं था। ये नई चीज़ आई है ना जो विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आके हमें मिल रही है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कंकरेंट लिस्ट में लिखा है, स्टेट लिस्ट में लिखा है, ना सेंट्रल लिस्ट में लिखा हुआ है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में ना, इस सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यूरी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में किसी लिस्ट में नहीं लिखा, सिर्फ ला इसको, इसके बारे में कौन बना सकता है, ये रेजिडुअरी पावर है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने डिमांड रखी थी कि ये रेजिडुअरी पावर किसके पास होनी चाहिए, रेजिडुअरी पावर होनी चाहिए किसके पास, सेंटर के पास, प्रोविंसेस के पास नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं इस टाइम कह दूं कि ये पावर किसके पास है, इस टाइम रेजिडुअरी पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट कर सकता है, इसमें लॉ बना सकता है, बट इसमें JNK अपना लॉ नहीं बना सकता, पंजाब अपना लॉ नहीं बना सकता। इस तरीके से लॉ नहीं बना सकते। तो इससे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअरी पावर। तो उन्हें बोलता है कि रेजिडुअरी पावर किसके पास होनी चाहिए, सेंटर के पास। देयर वुड बी अ बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर एट द सेंटर। बाइकैमरलिज्म का क्या हो गया, 2 हाउसेस, जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा है। और आपको फिर से एक बार फिर रिवाइज करा दूं, बाइकैमरलिज्म कब आया था, 1919 में आया था, मोंटागे कंस्टिट्यूशन रिफॉर्म में। द मिनिस्ट्री वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर है उनको लेजिस्लेचर से क्या होना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, मतलब उनको क्या करना है, बताना, अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी एक्शन वो ले रहे हैं एग्जीक्यूटिव, तो उनको क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर को बताना पड़ेगा, रीजन पीछे बताना पड़ेगा आपको ये लेने का क्या रीजन था इसका। द गवर्नर जनरल टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ इंडिया, उन्हें बोला कि हाँ ठीक है, गवर्नर जनरल आप क्या रहोगे, कॉन्स्टिट्यूशन हेड रहोगे, तभी तो उसे डोमिनियन स्टेटस कहेंगे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर जनरल हेड है अगर आपका तो। ही वुड बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क, ऑब्वियसली बात है, गवर्नर जनरल तो उसको अपॉइंट करेगा ब्रिटिश मोनार्क, मतलब कौन, किंग और क्वीन, जब कोई भी करेगा। द प्रोविंसेस वुड बी क्रिएटेड अलॉन्ग द लिंग्विस्टिक लाइन, उस टाइम उन्होंने बोला कि जो हमारी स्टेट्स बनेंगी, जैसे हमारी तमिलनाडु आजकल बन रही है, आगरा बन रही है, आंध्र प्रदेश बन रही है, हमारे कर्नाटका, महाराष्ट्र, उन्होंने बोला कि ऐसे हमारी जब स्टेट्स बनेंगी, प्रोविंसेस बनेंगी, वो किस बेसिस पे बनेगी, लैंग्वेज के बेसिस पे। द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री वुड बी इंडियन, ठीक है, आइदर रिटन इन देवनागरी, चाहे संस्कृत, हिंदी में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी, गुजराती, इन कैरेक्टर यूज ऑफ दिस, इंग्लिश का भी परमिशन आपको मिल गई है। और इसका रिस्पॉन्स क्या आया, द इशू ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज कंट्रोवर्शियल। In December 1927, many Muslim leaders met Motilal Nehru at the Delhi and suggest
फ्यू प्रपोजल। अब इसकी बात आती है कि जो नेहरू रिपोर्ट आई उसके बाद ना कुछ मुस्लिम्स आके नेहरू से मिले, उन्होंने बोला कि आप क्या करो, हमारी 2-3 डिमांड्स मान लो। और जब वो मुस्लिम्स डिमांड लेके आए तो उस डिमांड को क्या कहते हैं, दिल्ली प्रपोजल। ये नाम याद रखना, आपसे वो पूछ सकते हैं कि दिल्ली प्रपोजल क्या, नीचे 3 से 4 स्टेटमेंट आपको डाल सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उनकी 3 डिमांड क्या थी, उन्होंने बोला सबसे पहले सेंटर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन किसको होनी चाहिए, मुस्लिम की होनी चाहिए। एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो मुस्लिम की है पंजाब और बंगाल में, वो प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, जितनी उनकी ना पॉपुलेशन है, सपोज अगर इस एरिया में 70% पॉपुलेशन में 70% मुस्लिम है पंजाब में, बंगाल में 80% है, तो क्या होगा 70% आपको रिप्रेजेंटेशन किसकी होनी चाहिए, मुस्लिम्स की, और 80% बंगाल में किसकी होनी चाहिए, मुस्लिम की होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि फॉर्मेशन करो किसकी, 3 नई प्रोविंसेस की जिसमें मुस्लिम की क्या हो जाए, मेजोरिटी हो जाए। उनमें से एक कौन सी है, सिंध, एक बनाओ बलोचिस्तान, और एक बनाओ क्या, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस क्या हो गया, क्या पाकिस्तान का अगर ईस्टर्न पोर्शन देख लो उससे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। हाउएवर, और जब उन्होंने डिमांड की तो जो हिंदू महासभा है वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। हिंदू महासभा ने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन बंगाल एंड पंजाब। वो उन्होंने खिलाफ किया, उन्हें बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें बोला कि स्ट्रिक्टली यूनिटरी सिस्टम होना चाहिए, किसी को ना प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, किसी को ना उतना ज़्यादा देना नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं देना किसी को, आप हर किसी को क्या करो, एक समान हर चीज़ प्रोवाइड करो। तो उनकी ये डिमांड थी। द रिपोर्ट मेड कंसेशन टू द हिंदू ग्रुप बाय स्टेटिंग दैट द जॉइंट इलेक्टोरेट्स वुड बी द सिस्टम फॉलोड विद द रिजर्वेशन ऑफ द सीट। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे मुस्लिम्स को, और मुस्लिम्स को हम रिजर्वेशन कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जिस एरिया में मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं। सिंध वुड बी क्रिएट, उन्होंने बोला कि हाँ सिंध क्रिएट कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बोल रहे हो कि उसको बॉम्बे से क्या किया जाए, अलग किया जाए, तो वो हो जाएगा। बट ये कब होगा, ओनली आफ्टर द डोमिनेंट स्टेटस वाज ग्रांटेड एंड वेटेड वुड बी गिवन टू द हिंदू मेजॉरिटी देयर। मतलब क्या, कि एक बार जब हमें ब्रिटिशर्स का कर देंगे, डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हाँ सिंध को हम अलग कर देंगे इससे, बॉम्बे से, ठीक है। पर जब सिंध उस टाइम बनेगी, सिंध में मान लो कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम, तो उस हिसाब से हमने क्या करना है, फिर ये अब माइनॉरिटी एरिया हो गया किसके लिए, हिंदू के लिए। तो अब हम इस एरिया में ना हिंदू को भी क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। जैसे हम ऐसे स्टेटों में जहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में अगर उनको रिजर्वेशन दे रहे, तो इस स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी में हिंदू को रिजर्वेशन देंगे। एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कोलकाता 1928 टू डिस्कस द रिपोर्ट, ठीक है। तो जिन्ना ने बोला कि आप क्या करो, आपने हमने डिमांड तो की, पर आप क्या करो, ये 3 अमेंडमेंट्स कर लो उन डिमांड्स में। पहले तो वो सेम ही है कि आप 1/3 रिप्रेजेंटेशन दो मुस्लिम को लेजिस्लेचर में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रिजर्वेशन दो मुस्लिम को कहाँ पे, पंजाब बंगाल में, प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन अंटिल द अडल्ट सफरेज व एस्टेब्लिशमेंट। बोला कि हाँ रिजर्वेशन में प्रोवाइड करो किसको, मुस्लिम्स को, पंजाब और बंगाल में जितने की है। बट यहाँ पे उसने क्या बोल दिया जिन्ना ने, ये जो रेजिडुअरी पावर है ना, वो सेंटर के पास ही होनी चाहिए। जो मैंने अभी आपको कहा कि नया अगर इंटरनेट का लाया तो वो सेंटर पास करेगा, क्यों, क्योंकि उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ना उसने स्टेट लिस्ट में डाला, ना उन्होंने कॉन्फ्रेंस लिस्ट में डाला, ना उन्होंने अपना स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट में डाला। वो रेजिडरी पावर किसके पास, सेंटर के पास है। लेकिन जिन्ना ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, प्रोविंसेस को दो, मतलब क्या कि उनके बारे में लॉ कौन बना सकता है, उनके बारे में हमारे स्टेट्स बनाएंगे। अगर पंजाब अपने हिसाब से बनाए लॉ इंटरनेट को लेके, जे के अपने हिसाब से बनाए, और हर कोई क्या करे अपने हिसाब से बनाए, एज सिंपल एज दैट। तो सिंस द डिमांड ऑफ जिन्ना वाज वर नॉट मेट, ये जिन्ना की डिमांड नहीं मानेगी, तो जिन्ना को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। जिन्ना ने बोला कि ना भाई, अब मैं दे रहा हूँ आपको 14 पॉइंट, और जब तक आप ये पूरे के पूरे नहीं मानते मैं आपके साथ नहीं बिल्कुल आने वाला। अब जिन्ना के 14 पॉइंट क्या, वही जो पीछे ये थे सेम वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। उन्हीं 3 पॉइंट को तोड़ तोड़ के लिखा गया, कुछ बड़ा कुछ भी नहीं है इसमें। क्या लिखा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विदाउट द एग्रीमेंट। जब तक स्टेट एग्रीमेंट मानती नहीं है तब तक कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। ऑल लेजिस्लेटिव इलेक्टेड बॉडी टू हैव एडुकेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मुस्लिम्स की। 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम इन सेंटर होनी चाहिए, 1/3 मेंबर इन सेंट्रल एंड स्टेट कैबिनेट होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टेड होनी चाहिए। कोई बिल पास तब तक नहीं करना चाहिए सेंटर में जब तक 3/4 ऑफ द जो माइनॉरिटी है वो उसके अगर खिलाफ है, तो वो बिल पास नहीं होना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन टेरिटरी मुस्लिम मेजोरिटी, अब उनको बंगाल पंजाब और इन एरिया को आपको करना चाहिए, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बनना चाहिए। सेपरेट करो सिंध को इसके साथ,
कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लॉ कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस और बलूचिस्तान में। फॉर रिलीजन फ्रीडम दो सभी कम्युनिटी को, प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजन कल्चर एजुकेशन लॉ, ऐसे करते करते उसने 14 पॉइंट दिए। सेम वही 3 पॉइंट थे, उनको एक्सपेंड करके लिखता, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। कलकत्ता सेशन आता है, इट वाज द कलकत्ता सेशन ऑफ द Kolkata session of the Congress in December 1928 that the Nehru was approved by the younger element led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. Express their dissatisfaction. उन सब ने क्या बोला, सत्यामूर्ति इन सब ने, जो सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू हो गए, सत्यामूर्ति हो गए, सब ने डिससेटिस्फैक्शन किया। उन्हें बोला कि आप डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हो, इसको गोल क्यों रख रहे हो। इंस्टेड डिमांड करो क्या कि कांग्रेस को करना चाहिए पूर्ण स्वराज, टोटल कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। द ओल्डर लीडर ने क्या कहा, जैसे हो गए गांधी जी, मोतीलाल नेहरू हो गए, दे विश्ड दैट द डोमिनियन स्टेटस डिमांड नॉट ड्रॉप्ड इन अ हेस्ट। ने बोला कि जल्दी जल्दी में आप डोमिनियन स्टेटस की क्या करो, ये जो हम काफ़ी देर हो गए, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा एज द कंसेंसस ओवर इट हैज़ डेवलप्ड विद अ ग्रेट डिफिकल्टी। क्योंकि सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मांगने के लिए हमने कब से स्टार्ट किया था, सूरज स्प्लिट के बाद हमने स्टार्ट किया था। अब जाते जाते 1930 से कम 27 से 28 साल लगे हमें, 25-30 साल हमें लग गए यहाँ पे आते हुए। अगर आप इसी टाइम बोलना शुरू करें नहीं हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो काफ़ी अब्रप्ट लगेगा, काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आप डोमिनेट छोड़ दो। दे सजेस्टेड दैट द 2-year ग्रेस पीरियड टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। बट उन्होंने बोला, गांधी जी वगैरह सब ने बोला कि ठीक है, अगर आप यंगर एलिमेंट बोल रहे हो, आप यंगस्टर्स बोल रहे हो कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हम 2 साल का ग्रेस पीरियड दे देते हैं किसको, गवर्नमेंट को, कि हमारा क्या कर ले, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दें। बट अगर वो 2 साल तक नहीं माने तो फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हम कोई डोमिनियन स्टेटस वगैरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो यंगर एलिमेंट थे, जो सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सत्यमूर्ति, उन्होंने बोला कि नहीं, 2 साल बहुत ज़्यादा है, चलो अगर आप चाहते ही हो कि आप डोमिनियन स्टेटस ले रहे हो तो तब हम आपको 1 साल का पीरियड देते, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो लेटर उन्होंने बोला कि अंडर प्रेशर फ्रॉम द यंगर एलिमेंट्स दिस पीरियड वाज रिड्यूस टू 1 ईयर, हमने 1 ईयर कर दिया। नाउ द कांग्रेस डिसाइडेड इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द डोमिनियन स्टेटस बाय द एंड ऑफ द ईयर, द कांग्रेस would not only demand complete independence but would also launch a civil disobedience movement again to attain its goal. हमने सिंपल सी बात बोली, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर हमारी डिमांड नहीं मानते हो तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जाएंगे, फिर हम डोमिनियन स्टेटस के लिए जाने वाले, और एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। फिर आए कौन, अरविंद। अरविंद कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जाकर बोल सकते हो वाइस राय। अरविंद ने प्रॉमिस किया क्या, कि आपको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे ले जाएंगे। जब साइमन कमीशन ने क्या किया, रिपोर्ट अपनी सबमिट की, बट गांधी जी ने क्या बोला, दिल्ली मैनिफेस्टो। On November 2, 1927, a conference on the prominent national leader issued the Delhi Manifesto, which put forward certain conditions for attending the round table conference. जब अरविंद ने बोला कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें हम आपकी कोई भी अगर डिमांड है उधर आके आप जाके कर सकते हो, तो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने बोला कि देखो हम आपको एक दिल्ली मैनिफेस्टो देते हैं। देखो दिल्ली प्रपोजल क्या था कि जो मुस्लिम्स आए थे नेहरू रिपोर्ट को लेके, ठीक है, दिल्ली मैनिफेस्टो अलग है, दिल्ली प्रपोजल अलग है। ये याद रखना, ये आपको वर्ड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हम आपके सामने कुछ कंडीशंस रख रहे हैं, अगर आप वो हमारी क्या करें, कंडीशंस को सेटिस्फाई करें तो हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, नहीं तो हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया। That the purpose of the round table conference should not be determined whether or when the dominion status was to be reached, but to formulate the constitution for implementation of the dominion status. उन्होंने क्या बोला कि देखो हम इस शर्त में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके बैठेंगे कि आपने ये नहीं बोलना है कि आपको कब जाके डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। आप हमें बताओ कि हम ये मान के चलेंगे कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस देने वाले हो, बस आपने हमें बताना है कि हाँ हमने ये करना पड़ेगा तो हमें क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल जाएगा, डोमिनियन स्टेटस हमें मिल जाएगा। अभी उधर जाके ये मत बोलना कि नहीं आप उसके लिए तैयार नहीं हो या कुछ नहीं हो, हम बिल्कुल तैयार है, आपसे हमें बताओ कि हमें करना क्या क्या, इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, डोमिनियन स्टेटस की बात ये होनी चाहिए वहाँ पर। और फिर क्या था, कांग्रेस शुड बी द मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कांग्रेस। और जो राउंड टेबल कांग्रेस होगी तो वहाँ पे जो मेजोरिटी कंट्री को, जो सपोज के अगर 500 पीपल है जाकर कंट्री को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल बी बिलोंग टू कांग्रेस। पर्सन से बिलोंग होनी चाहिए, कांग्रेस से बिलोंग होनी चाहिए। देयर शुड बी ए जनरल एमनेस्टी फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स।
एंड द पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन। ठीक है, अब कंसिलेशन की पॉलिसी भी रखनी है, और एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिन्होंने क्या देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, आप क्या करोगे उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करोगे, उनके साथ इतना गलत कुछ नहीं करोगे। गांधी जी अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू एंड अदर पॉलिटिकल लीडर मेट लॉर्ड एडविन इन दिसंबर 1929। वो जाके कहाँ मिले, ये अब उन्होंने दिल्ली के जो उन्होंने दिल्ली मैनिफेस्टो दिया, किसको, जाके उन्होंने किसको दिया, अरविंद को, वाइसराय ऑफ इंडिया को। जब उन्होंने जाके वाइसराय को दिया तो अभी क्या हुआ था कि वाइसराय जिस ना ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो उसी में किसी ने क्या किया, बम डेटोनेट कर दिया। तो मतलब क्या, कि जो अरविंद आ रहे थे ना, वो अभी मौत को छू के आ रहे थे। जब गांधी ने जाके उसके सामने डिमांड रखी, दे आस्क्ड द वाइसराय फॉर द एश्योरेंस दैट द पर्पस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फॉर द डोमिनियन स्टेटस। दैट वाज नॉट द पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, सेड अरविंद। अरविंद ने बोला कि नहीं भाई, अगर आपको गलती है ये कुछ हम ये नहीं करने वाले, पर्पस नहीं है कॉन्फ्रेंस का, चुप करके आओ। क्योंकि अरविंद इनको अभी इन्फीरियर मान रहा था अपने से, और बोला था कि ऐसे कुछ लोग आए हुए, इनके इनके बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना मुझे। और अरविंद ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दी इनकी डिमांड, उड़ता दिल्ली मैनिफेस्टो। उनको बोला कि ना, ये कोई बात नहीं होने वाली आपकी, चुप करके जाके बैठ जाओ वहाँ पे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी सभी ने जाके कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट किया। बी आर अम्बेडकर ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, लिबरल्स ने जा किया था, सभी ने जाके कॉन्फ्रेंस को, बस किसने नहीं किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने नहीं किया था। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो मैक्सिमम किसके साथ थे, कांग्रेस के साथ होते। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होते, कांग्रेस उनके लिए काफ़ी कुछ करती थी। वो चाहती कि इंडियन के इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स बिके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। तभी इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते थे कि अगर कांग्रेस जाएगी तो हम जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे। तो फिर जाके क्या हुआ, लाहौर सेशन। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, अभी आपको पता चल जाएगा। द पूर्ण स्वराज डिक्लेयर डिक्लेयर किया गया कहाँ पे जाके, लाहौर सेशन में, जहाँ पे रावी रिवर के किनारे उन्होंने क्या किया था, नेशनल फ्लैग को अनफ्लर किया था, नेशनल फ्लैग को अनफ्लर किया था। उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात की थी। और उन्होंने क्या क्या हुआ था, कि वाज प्रोमलगेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड अदर रेवोल्यूशनरी ऑन 19 दिसंबर 1929, रिजॉल्विंग द कांग्रेस एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। उन्होंने बोला कि बस अब हम पूर्ण स्वराज के लिए जाएंगे, अब हमें कुछ नहीं लेना देना डोमिनियन स्टेटस से, अब हमें क्या मिलना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। The flag of India was hosted by Gandhi जी on 31 December 1929 in लाहौर। द कांग्रेस आज द पीपल ने बोला क्या, कि 26 जनवरी को आपका बोलना इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करना, हमारा 27 डे। और यही रीज़न है क्या, कि 26 जनवरी 1950 को हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर को कंप्लीट हो चुका था 1949 को। पर उन्होंने 2 महीने वेट क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये जो एक डेट है ना, ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती है हमारे लिए। क्यों कि 26 जनवरी को क्या होता है, लगभग 30 साल पहले की बात है, 1930s में हमने बोलता कि हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कुछ डोमिनियन स्टेटस नाम की चीज़ नहीं चाहिए। द फ्लैग ऑफ इंडिया वाज होस्टेड बाय द पब्लिक अक्रॉस द इंडिया बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स। ठीक है, सबने किया, बट सभी ने 26 जनवरी को तो मना लिया, सब ने अपने घर में खड़ा के झंडा भी फहराया, सबने बोला कि हाँ हम आज़ाद हो गए। बट अरविंद ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब बेइज्जती बोलते हैं ना जो, वो उस हिसाब से चल रही है। ड्यू टू नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी जी ने बोला कि चलो यार अब हो ही गई है बेइज्जती, तो एक और काम करते हैं। अच्छा आप हमें आज़ादी नहीं दे रहे हो, तो एक काम करो, कम से कम हमारी 11 डिमांडें तो मान लो। 11 डिमांड्स टू द गवर्नमेंट एंड गेव एन अल्टीमेटम। उन्होंने बोला कि सुनो, ये 11 डिमांड अगर आपने हमारी पूरी नहीं की तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। कब तक, 31 दिसंबर 1930 तक, फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो डिमांड क्या थी, ये डिमांड थी, ये आप याद ना भी रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें क्या मैंने बताया, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर आर्मी में, जो आप क्या करते हो, जो हमारे इंडियन सिविल सर्वेंट हैं आर्मी है, उसमें जितना भी पैसा आप यहाँ से करते हो, कम से कम 50% से कम उस पर क्या करो, खर्च। इंट्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोहिबिशन ऑन लिकर, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस को बंद करो। कैरी आउट रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो CID में उसमें रिफॉर्म लाओ। चेंज आर्म्स एट अलाउइंग द पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायर लाइसेंस, इसको चेंज करो। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो।
पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करो, रिड्यूस करो, या पाउंड स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो, जैसे इस टाइम हमारी कितना है, पाउंड स्टर्लिंग रेशो हमारी कितनी है कि 1 पाउंड किसके कितने के इक्वल है, जो ब्रिटिश शेयर है इस टाइम है साइड 95 के आसपास। तो उस टाइम मैंने बोला कि इसका एक्सचेंज रेट क्या करो, कम करो। उस टाइम आई थिंक 1:6 का हिसाब से होता था, उन्होंने बोला कि और कम करो, कम से कम 1:4 के या 1:3 के आसपास लाओ। इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करो। रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू बाय 50%, और साल्ट टैक्स को अबॉलिश करो कम से कम, ठीक है। और अगर कांग्रेस ने बोला कि इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस डिमांड दे विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। विद नो positive response forthcoming from the government on this demand, the Congress वर्किंग कमेटी ने क्या बोला, गांधी जी को बोला कि हम आपको फुल पावर देते हैं, आप क्या करो, लॉन्च करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एट द टाइम एंड द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, अपने हिसाब से करो। 5 फरवरी एंड गांधी जी ने बोला कि हाँ हम क्या करते हैं, साल्ट इसको मेन मुद्दा बनाते हैं, साल्ट मेन मुद्दा बना के हम क्या स्टार्ट करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब साल्ट को क्यों चुना गया, गांधी जी ने बोला कि देयर इज नो अदर आर्टिकल लाइक साल्ट outside water by taxing which of the government can reach the starving million। क्योंकि साल्ट एक ऐसी चीज़ है ना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, डिप्रेस्ड क्लास हो, कोई भी हो, साल्ट को हर कोई यूज़ करता है। और आप क्या कर रहे हो, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, और एक गरीब जिसको खाने के वांदे पड़े हुए हैं, आप साल्ट में उसमें भी टैक्स लगा रहे हो। ये तो एक टाइम के ना सबसे इनह्यूमैन चीज़ कर सकते हो आप किसी चीज़ से, एंड अटरली हेल्पलेस। इट इज़ द मोस्ट इनह्यूमैन पोल टैक्स इनक्विटी ऑफ द मैन कैन डिवाइस। उन्हें बोला कि साल्ट इज अ फ्लैश लिंक द आइडियल ऑफ द स्वराज विद द मोस्ट कंक्रीट एंड द यूनिवर्सल ग्रीवंस ऑफ द लेबर। Salt afforded a paltry but psychological important income by khadi, like khadi for a poor through self. Like khadi again, it is offered to the urban adherent to opportunity for the symbolic identification with mass suffering। ठीक है। अब उन्होंने बोला था कि साल्ट हर कोई यूज कर रहा है, इसमें भी अगर आप टैक्स लगाओगे तो गरीब आदमी खाएगा क्या। उन्हें गांधी ने बोला कि हम क्या करेंगे, साल्ट को यूज करेंगे एज अ सिंबल। और उसके बाद स्टार्ट किया हुआ हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जो साल्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये हम कब से स्टार्ट करेंगे, कल से वापस कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक अभी तक के लिए इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा होगा आपके लिए। तो आई होप ये सेशन आपके लिए ठीक रहा होगा, प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मैं हर वीडियो के नीचे एक गूगल मीट का लिंक डाल देता हूँ, जिसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या कर सकते हो, उस गूगल मीट में आके मेरे को फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आप फेस टू फेस नहीं पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे क्या करूँ आपको आंसर दे सकूँ। थैंक यू।